Hello, dear students. As you know, NCERT books are considered one of the best books for clearing your concepts and preparing for JEE, NEET, and IIT exam. So, in the line of lectures, we are going ahead with dimensional analysis. In the last lecture, what we have covered, let me remind you that we have covered the significant figures and significant digits, and now we are considering the next part of the lecture, that is dimensions of physical quantities. So what are the dimensions? इसका मतलब क्या है? Nature of a physical quantity is described by its dimension. Suppose I say that there is a quantity, length की दो dimension है उसमें. इसका मतलब ये हुआ कि उसमें area की बात हो रही, तो physical quantity area उसे पता चल गया. तो अगर मैं कहूँ लेंथ के 3 डायमेंशन है किसी में, तो वो होगा वॉल्यूम. ठीक है, तो डायमेंशन जो होती है किसी भी क्वांटिटी का, उसकी उस फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को डिस्क्राइब करता है. ठीक है, और जो दो टाइप की यूनिट होती हैं, बेसिक यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट. बेसिक यूनिट एसआई यूनिट्स हमने डिस्कस की थी. तो बेसिक यूनिट लेंथ, मास, टाइम वगैरह, ये सब बेसिक यूनिट है. ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, ओके, टेम्परेचर के लिए केल्विन, करंट के लिए एम्पियर. ठीक है, दीज आर कॉल्ड द बेसिक यूनिट्स. और डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट जो होती है, जैसे कि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी. तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब है इसका डायमेंशन क्या होगा? मीटर का हो गया लेंथ और अपॉन टी, तो हम इसको लिखेंगे एल टी. डायमेंशन हो गया L1 T1. अब क्योंकि हमारा कन्वेंशन है कि एल एम टी तीनों के रेफरेंस में हम जो है डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ हम लगा देंगे m⁻�0. तो ये हो गया डायमेंशंस ऑफ द वेलोसिटी. वेलोसिटी का डायमेंशन कितना हो गया? m0 L1 T1, सॉरी T-1 आएगा यहाँ, m0 L1 T-1. ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी. Now this is derived from two base formula. बेस यूनिट से डिराइव हुआ है. लेंथ इज द बेस यूनिट, बेसिक यूनिट. टाइम इज द बेसिक यूनिट. दो बेसिक यूनिट से डिराइव किया, इसके लिए इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं. तो वेलोसिटी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है. मोमेंटम क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी. काइनेटिक एनर्जी डिराइव्ड क्वांटिटी. ठीक है, तो बेस क्वांटिटीज होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं. और डायमेंशनल फॉर्मूला जो है बताता है कि किस चीज की कितनी डायमेंशन है उसमें. ठीक है, तो डायमेंशन है क्या? डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी. जैसे कि वॉल्यूम की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब 3 टाइम्स लेंथ आ जाएगा. लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, दैट मीन्स लेंथ का क्यूब. ठीक है, और मास का डायमेंशन इसमें 0 है और टाइम का डायमेंशन 0 है. ठीक है, तो वॉल्यूम में क्या है? वॉल्यूम में मास का डायमेंशन 0, टाइम का 0 और लेंथ का 3 डायमेंशन है. ठीक है, अगर हम एम एल टी यूनिफॉर्मिटी के लिए तीनों चीज़ों को साथ में हम लेके बताते हैं. आप फोर्स की बात करो, जैसे फोर्स भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. जैसे यहाँ वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, ऐसे फोर्स भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है. फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल एम इंटू ए, न्यूटन फॉर्मूला. एम इंटू ए एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर होता है. मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है ना उसका. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? मास का हो गया एम, लेंथ का हो गया एल और टी स्क्वायर नीचे आ गया. तो m1 L1 T-2, m L T-2 is the dimensions of the force. और उसको इस तरीके से ब्रैकेट जो है बड़े ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं. डायमेंशंस बताया जा रहा है इसके लिए. ठीक है, ये कन्वेंशन है. तो फोर्स वन डायमेंशन मास है. फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स हैज वन डायमेंशन इन मास, वन डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशंस इन टाइम. तो अब आप समझ गए कि बेसिक यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट दोनों के डायमेंशंस होते हैं, और बेसिक यूनिट के डायमेंशन से डिराइव्ड यूनिट के डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं. तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है?
जैसे हमने कहा कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m0 L t - 1। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था m0 L1 t - 1 या m0 L t - 1 ये लिखा, तो ये क्या है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है वेलोसिटी का। m0 L t - 2 डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है भैया, एक्सेलरेशन का। ये देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। यूनिट और डायमेंशन को साथ में कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो ये लिखा हुआ है मीटर, MKS सिस्टम में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी या स्पीड का, ठीक है। अब लिखा है ml - 3t0। तो t का तो 0 है, 0 वाले को तो छोड़ दो, ये हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट होता है डेंसिटी का। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हुआ, डेंसिटी का हुआ। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एंड द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों पैरेलली चलती हैं और दोनों को साथ में लेके हमें चलना चाहिए, ठीक है। अब डायमेंशनल फॉर्मूला समझ गए आप। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है बच्चों, डायमेंशनल इक्वेशन जैसे हमने कहा कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू m0 L3 t0। तो ये जो है इक्वल टू साइन आ गया, तो ये एक डायमेंशनल इक्वेशन हो गई, ठीक है। डायमेंशनल इक्वेशन हो गई। फोर्स mlt - 2 होता है, तो ये एक डायमेंशनल इक्वेशन हो गई। रो इज इक्वल टू ml - 3 होता है। दीज आर द डायमेंशनल इक्वेशंस, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल जो इक्वेशंस हैं, इसमें से बहुत सारा अपेंडिक्स 9 में, अपेंडिक्स 9 को आपको देखना चाहिए। उसमें बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज का बेसिक क्वांटिटीज से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बनाई गई है वो टेबल। वो आपके रेडी रेफरेंस के लिए आपको देखना चाहिए एक बार, ओके। तो डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं। पहली बात तो हमें समझना चाहिए कि only those physical quantities can be added or subtracted which have the same dimensions। कहने का मतलब है लेंथ का डायमेंशन ले लो, तो लेंथ को अगर हम एल स्क्वायर में ऐड करोगे, एक में एल का एक डायमेंशन है, एक में एल स्क्वायर का डायमेंशन है, तो आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, इनका डायमेंशन सेम नहीं है। डायमेंशन एल एंड एल स्क्वायर आर नॉट सेम एंड वी आर ट्राइंग टू ऐड देम। व्हाट वी आर ट्राइंग, लेंथ में एरिया ऐड करने का हम ट्राई कर रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इसीलिए लिखा है ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड व्हिच हैव द सेम डायमेंशंस, ठीक है। एरिया में से लेंथ माइनस करोगे तो क्या होगा, एब्सर्ड क्वेश्चन है। लेंथ में से एरिया माइनस करोगे या इनको प्लस करोगे, इट इज एन एब्सर्ड क्वेश्चन, ओके। सो सेम डायमेंशन वाली चीजों को ऐड किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा कि हम किस किस चीज़ों में डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। तो वी कैन डिड्यूस सर्टेन रिलेशंस, मतलब हम फार्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। और हम क्या कर सकते हैं, जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं फार्मूले का, वो उसको चेक कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी और डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, या होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। अब ये होमोजेनिटी क्या होती है, होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन सेज दैट कि अगर हमारे पास में एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल ये देख लो इधर राइट साइड में, x इज इक्वल टू x0 प्लस v0 t प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो यहाँ 1 2 3 क्वांटिटीज प्लस में है। तो अगर प्लस में है तो अभी हमने कहा कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी प्लस होनी चाहिए। इसका मतलब है x0 का डायमेंशन, v0 t का डायमेंशन और हाफ a t स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट एंड इज होमोजीनियस। तो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन का मतलब आप समझ गए, कहने का मतलब ये मीटर में आएगा, ये मीटर में है, तो v0 t का डायमेंशन भी मीटर में आएगा। आप चेक कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन में ये बताया गया है आगे। तो लेट अस कम बैक। तो वेरियस थिंग्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो
तो फर्स्ट थिंग इज डिड्यूसिंग द सर्टेन रिलेशन, सेकेंड थिंग इज चेकिंग द डायमेंशनल वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन, कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी ऑफ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये हम देखते हैं यहाँ 2.10.1। इस आर्टिकल में क्या बताया भैया, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशंस, किसी इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं। तो पहली बात तो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, जैसे कि हम किलोग्राम में मीटर ऐड नहीं कर सकते। जैसे हमसे कहा जाए 5 किलोग्राम में 2 मीटर ऐड करो, तो क्या ये पॉसिबल है? इट इज एन एब्सर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो यही बात ये कह रहा है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। हम सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। मास में मास ऐड होगा और मीटर में लेंथ मेजर होगी और लेंथ ऐड होगी, राइट। तो ये जो सिंपल बात है, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस बोलते हैं। समझ गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस यही है कि मास में मास जुड़ेगा, लेंथ में लेंथ जुड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी हमने जो इस सवाल का बात किया था, x इज इक्वल x0 प्लस v0t प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो ये लेंथ है, ठीक है। तो ये लेंथ में लेंथ जुड़ रहा है और ये भी लेंथ का डायमेंशन अगर आ गया तो ये होमोजीनियस होगी, ठीक है। तो ये जो है होमोजीनियस होगी डायमेंशंस में, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन जो है और राइट हैंड साइड की एडेड क्वांटिटीज का डायमेंशन सेम आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि इक्वेशन जो है उसकी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी है, डायमेंशनली एक्यूरेट इक्वेशन है, ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। लेकिन डायमेंशनल कंसिस्टेंसी गारंटी नहीं करता है कि इक्वेशन करेक्ट है। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ये गारंटी नहीं करता है कि इक्वेशन करेक्ट है, क्योंकि कांस्टेंट के बारे में ये डायमेंशनल एनालिसिस से हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। ये कैसे, ये हम देखते हैं। तो लेट अस टेस्ट द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी और होमोजेनिटी ऑफ दिस इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में x की डायमेंशन देखते हैं, तो क्या होगी, x की डायमेंशन हो गई l, लेंथ की होगी। x0 की राइट हैंड साइड में देखते हैं, l हो गई। v0t की देखते हैं, तो v0t क्या है, v0 वेलोसिटी है lt माइनस 1 इंटू टी, तो ये t माइनस 1 है, t की पावर 1, t की पावर 0 हो गया, तो l हो गया। अब देखते हैं हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, दैट इज अ कांस्टेंट। तो डायमेंशन आएगा a, एक्सेलरेशन का होगा lt माइनस 2 और टी स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया l। तो हम देख रहे हैं कि इसका भी l है, इसका भी l है, इसका भी l है, इसका भी l है, और ये सब l का सम का रिजल्ट l आएगा और लेफ्ट हैंड साइड में भी डायमेंशन l है। तो वी विल से दैट द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब है ये नहीं कि ये इक्वेशन करेक्ट है, क्योंकि हम मान लो हम ये लिख देते हैं कि x इज इक्वल टू x0 प्लस हाफ v0t प्लस at स्क्वायर। किसी स्टूडेंट को ये गलत याद रह गया, तो डायमेंशनल चेकिंग करने पे अपने को यही चीज मिलेगी, ये सब चीज सेम आएगी कि लेंथ में ही लेंथ ऐड हो रही है, लेकिन ये जो कांस्टेंट हमारा जो आ गया यहाँ पे लोचा मार दिया इसने, क्या ये जो कांस्टेंट आ गया ये जो है यहाँ पे था एक्चुअली, लेकिन ये हमने यहाँ लिख दिया, तो ये इक्वेशन गलत है। और आप जानते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि दिस इक्वेशन इज करेक्ट एंड दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। तो रॉन्ग इक्वेशन की ये भी डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगी अगर हम इस प्रोसेस से इसको निकालेंगे। तो ये बात समझ में आए बच्चों? ओके, तो इसका मतलब है डायमेंशनली कंसिस्टेंट या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो वो सही होगी, ये बात नहीं कहा जा सकता है। अब ये कहता है एग्जांपल 2.5 में आ जाइए, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, ठीक है। चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये चेक करो भाई। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन देख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है m का m हो गया v हो गया lt माइनस 1 का होल स्क्वायर।
तो ये हो गया एम एल टी माइनस वन होल स्क्वायर, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। ये डायमेंशन राइट हैंड साइड का देख लेते हैं। एम हो गया, जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, ये दिया हुआ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी हो गया एल टी माइनस टू, तो ये हो गया एल टी माइनस टू, ये हो गया एल, ठीक है, एल हो गया, फिर कितना हो गया एम एल टू टी माइनस टू। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर है एंड द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, राइट। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर माइनस टू। स्पीड का मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशनल आर्गुमेंट्स। ठीक है, आप अपने आर्गुमेंट से बताइए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला जो है उनको रूल आउट आप कर सकते हैं। तो भाई k इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी क्यूब दिया है, तो डायमेंशनल एनालिसिस निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे तो m2 आ जाएगा और L3 आ जाएगा और t की पावर माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो भाई जो है ये तो हम रूल आउट कर देंगे, तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर माइनस टू एंड काइनेटिक एनर्जी होती है क्या, जूल में आती है, तो ये डायमेंशनल फॉर्म में क्या होना चाहिए एम एल टू टी माइनस टू। अब जरा दूसरे को चेक कर लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, तो डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू आ गया, तो ये तो करेक्ट है। ठीक है, ये वाला तो रॉन्ग हो गया, इसको हमें नेगलेक्ट करना होगा। सी वाला के इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, तो ये भी गलत हो गया, एल की पावर टू होनी चाहिए थी। ठीक है, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, बी हो सकता है सही हो। तीसरा 3/16 एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर हो 3/16 हो, यही आएगा एम एल टू टी माइनस टू। तो ये हम जो है इसको हमें नेगलेक्ट नहीं करना है, ये हम ले सकते हैं, हालांकि फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। ई इसमें हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम ए दिया हुआ है, तो दो डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट चीज़ों को ऐड किया गया है। तो एम वी स्क्वायर का डायमेंशन अलग है और एम ए का डायमेंशन अलग है, तो सिमिलर डायमेंशन हुए नहीं, इसलिए इनको कैसे ऐड कर दिया गया, तो यहीं पे गलत हो गया, फॉर्मूला गलत है। समझ में आ गया? सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस ऑल्सो। तो बी और डी को हम ले सकते हैं, सही मान सकते हैं, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सही आ रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है इसमें कौन सा फॉर्मूला सही है, ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे डायमेंशनल आर्गूमेंट से हम कह सकते हैं कि हमको लेंगे, राइट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है भैया कि डिड्यूसिंग द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में हम रिलेशन कैसे बैठाते हैं और फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन करते हैं। डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला है बेसिकली, ये क्या है, ये है डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, मतलब one of the use of the dimensional analysis is derive the formula, derivation of formula। कैसे कहता है, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग। एक सिंपल पेंडुलम ले लो, ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम, ये बॉब है इसकी, ठीक है, और इसका मास है m और ये इसकी लेंथ है l और ये ऑसिलेट कर रहा है, इधर से उधर ऑसिलेट कर रहा है, बराबर। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो ऑसिलेट कर रहा है तो पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका एक टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो मान लो, कहता है सपोज कर लो कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t जो है सिंपल पेंडुलम डिपेंड करता है लेंथ पे और मास पे और एक्सेलरेशन g पे। ठीक है, एक्सेलरेशन g इज एक्टिंग, ठीक है, ये छत पे लटका हुआ है, बांध दिया गया इसको डोरी से। So derive the expression for time period using method of dimension। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि डायमेंशन एनालिसिस का यूज हम डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला में कैसे कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन L to the power x, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर x। दूसरी बात हमने मान लिया कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू g to the power y, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की y पावर पे डिपेंड करता है। और तीसरी बात हमने मान लिया कि टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन मास की पावर
z. Therefore, time period is proportional to L to the power x, G to the power y and M to the power z. और proportionality constant को हटाने के लिए रख दिया है constant k. So this equation becomes t is equal to k L to the power x, G to the power y, M to the power z. ये हमारा assumption हो गया. Now this formula to be correct, the dimensions of the left hand side and right hand side should be same. So let us write the dimension on both the sides of the equation. See, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन t, तो t की पावर 1 हो गया, m 0 हो गया और l 0 हो गया. l 0 हो गया, m 0 हो गया, t की पावर 1 हो गया. ये हो गया लेफ्ट साइड टाइम का डायमेंशन. राइट साइड में कांस्टेंट का डायमेंशन कितना होगा बच्चों? 0 होगा. और लेंथ का डायमेंशन ये हो गया l. ठीक है, ये रहा l1 की पावर x. g क्या है? g का डायमेंशन होता है lt माइनस 2. lt माइनस 2 की पावर y हो जाएगा. lt माइनस 2 की पावर y हो जाएगा. m की पावर हो जाएगा z. अब इसमें जो है कलेक्ट करो l की पावर. l की पावर यहाँ से x आएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? l की पावर x और यहाँ से आ जाएगा l की पावर y और t की पावर माइनस 2y. एक्सपेंड कर रहा हूँ ये पावर को, n की पावर z. इस तरह से आया. सो कलेक्ट द पावर. l की पावर x प्लस y हो गई, ये रहा. t की पावर माइनस 2y हो गई, ये रहा. m की पावर z हो गई, ये रहा. अलजेब्रा है, सिंपल अलजेब्रा है. ठीक है, तो अब जो है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए. इफ वी हैव अज्यूम द करेक्ट फार्मूला, देन द फार्मूला टू बी करेक्ट, द डायमेंशंस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी सेम. देयरफॉर l की पावर जो इधर है वो इधर होनी चाहिए, t की पावर जो इधर है वो इधर होनी चाहिए, m की पावर जो इधर है वो इधर होनी चाहिए. सो बाय कंपेयरिंग x प्लस y इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा एक इक्वेशन. और माइनस 2y कितना हो गया बच्चों? माइनस 2y हो गया 1. और z कितना हो गया? z हो गया 0. कंपेयर कर दिया. m की पावर इधर कितनी है? 0. देखो l की पावर 0 इधर, इधर l की पावर x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई 0 कर दिया. माइनस वाई t की पावर है और t की पावर इधर 1 है, तो माइनस 2y 1 कर दिया. तो यहाँ से अपने को मिल गया y इज इक्वल टू माइनस हाफ. y इज इक्वल टू माइनस हाफ को हमने इस इक्वेशन में, तो y इज इक्वल टू माइनस हाफ यहाँ रखोगे तो x की वैल्यू प्लस हाफ हो जाएगी. सो वी गेट 3 वैल्यूज. x इज इक्वल टू 1/2, y is equal to minus 1/2 and z is equal to 0. Again we will substitute these values in the formula which we have assumed. इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हो जाएगा k l to the power g to the power minus half. इसका मतलब है k under root l by g हो गया. हो गया बच्चों? So this formula becomes t is equal to k under root l by g. ठीक, तो k is under root l by g फॉर्मूला हो गया. तो ये साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया है जो k की वैल्यू है, ये k की वैल्यू बाय चांस कितनी आती है? k की वैल्यू आती है 2 पाई. तो k की वैल्यू 2 पाई आ गई तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला हमारा बन गया क्या? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई g. अब इस फॉर्मूले में खास बात क्या है बताइए, क्या बता सकते हैं आप लोग? तो अगर आपको ये बात इसमें पकड़ में नहीं आई तो आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं. अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड, ठीक है, तो उस वक्त मास ऑफ द बॉब जो है 5 किलोग्राम. तो जब मास ऑफ द बॉब डबल कर देंगे तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड नाउ? ये मेरा क्वेश्चन. तो बच्चों इसमें इस बात समझ लेने वाली है कि टाइम पीरियड इस फॉर्मूले में मास नहीं आ रहा है. हालांकि देखिए आप क्वेश्चन के डेरिवेशन में हमने अज्यूम किया था कि क्वेश्चन वाला कह भी रहा है सपोज दैट द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द लेंथ, मास एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कह रहे हैं ना, तो वही हमने अज्यूम भी किया है. अज्यूम करके हमने डायमेंशन एनालिसिस करी है और डायमेंशन एनालिसिस करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला इस तरीके का आ गया है. इसमें m का कोई भी जिक्र नहीं है. द फॉर्मूला डज नॉट कंटेन द m. इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे जो है आप 5 kg वाला बॉब ले लो, चाहे आप 10 kg वाला बॉब ले लो, दोनों का टाइम पीरियड वही रहेगा. इफ द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज सेम एंड वैल्यू ऑफ g इज सेम, द टाइम पीरियड will not change and that will be equal to 2 seconds only.
2 सेकेंड ही रहेगा टाइम पीरियड। ये बात क्लियर हो गई। सो इस टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉब, टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन द एल एंड जी। तो जी की वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है 9.8, जी की वैल्यू मून पे कितनी होती है, जी की वैल्यू मून पे 1/6 टाइम्स होती है। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिल गया। तो डायमेंशनल एनालिसिस के बहुत अच्छे यूज हैं। एक तो अभी हमने फार्मूला डिराइव करके देखा, और दूसरा इम्पोर्टेंट यूज क्या है कि चेकिंग द डायमेंशनल वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन, वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, डायमेंशनली वैलिड और नॉट। अगर इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है तो करेक्ट भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि करेक्ट हो। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वाली बात आ गई कि कांस्टेंट्स जो आप आ जाते हैं तो इसके एनालिसिस हम नहीं कर सकते। ठीक है, so this finishes our chapter, and this was the last part of the chapter, and this consisted of dimensional analysis, right? So here we end the lecture, and goodbye बच्चों, फिर मिलेंगे in the next chapter.